की डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। शानदार रिकवरी मार्केट में, रीसेंट लोज से निफ्टी में 2000 पॉइंट से ज़्यादा, बैंक निफ्टी में 6-7 हज़ार पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी, और पहला हफ्ता भी अर्निंग सीजन का अब तक तो टच वुड ठीक ठाक रहा है। क्या मार्केट पर अब पॉजिटिव व्यू रखा जाए? यहाँ से क्या व्यू होगा आपका? देखिए दो चीजें हैं अनुज जी। एक तो सबसे बड़ा लेसन ये है कि लिक्विडिटी मार्केट पे आप जो मर्जी रखिए, लेकिन हर बाजार में अगर आपका लिक्विडिटी नहीं है तो फिर आपको जो ये वापस जो वी वर्टिकल हुआ है वो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आज की तारीख में अगर आपने कहा परफॉर्मेंस ठीक है बैंकों का, रिलेटिवली ठीक रहा दो बैंकों का, बट अगर आप देखेंगे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही वीक परफॉर्मेंस है। जेपी मॉर्गन, सिटीकॉर्प का परफॉर्मेंस देखिए, इनका देखिए। जैसे एचडीएफसी बैंक आप लेके चलेंगे तो पिछले 5 साल से कोई रिटर्न नहीं आई है उस शेयर के अंदर में। तो मेरा एक ही कहना है कि शेयर्स चले नहीं चले अलग बात है, इशू ये है कि आपको अपने थ्रेशोल्ड के रिटर्न के लिए कौन सा पोर्टफोलियो चूज करना है। और उस शायद थ्रेशोल्ड रिटर्न के लिए ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी बैंकें हैं इंडिया की, ये शायद आपको रिटर्न नहीं दे पाएंगी। बढ़ेंगी में भी सब कुछ, मार्केट अच्छी है इसमें, बट ध्यान रखिएगा कि वहां चूज करिएगा कि जहां पे अपना कैपिटल एलोकेशन के अंदर में शायद ये सब चीजें नहीं आएंगी। बिकॉज 6%, 8%, 10% ग्रोथ रेट की कंपनियों को हम क्यों खरीदेंगे अगर हमें 20% रिटर्न चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो एचडीएफसी बैंक आप यहाँ भी नहीं लेंगे, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आईसीआईसीआई बैंक या बाकी के कोई एनबीएफसीज जो आपको लग रहा हो कि एटलीस्ट वो बेटर कर रही हैं? देखिए एनबीएफसी इंडिया में ठीक चल रही है, गोल्ड लोन कंपनी में हमारा निवेश भी है और हम उस पर काफी बुलिश भी हैं। बिकॉज इंडिया की जो अंडरलाइंग इकोनॉमी है उसमें गोल्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जैसे आरबीआई ने अच्छा रेगुलेशन रखा हुआ है, सेफ्टी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो उस देखते हुए अगर आप सेगमेंट देखेंगे तो पिछले 3 साल से हमको बेस्ट रिटर्न आई है गोल्ड लोन कंपनीज। एंड आई थिंक अगले 2 सालों में जो हमारे हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, स्ट्रिंजेंसी आ रही है, इकोनॉमिक स्ट्रिंजेंसी आ रही है सिस्टम के अंदर में, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब को देखते हुए बिजनेस डिफिकल्ट हो रहा है। आई थिंक ये गोल्ड लोन कंपनी जो पुरानी स्पेशलाइज कंपनी है वो काफी अच्छा करने जा रही है। तो अगर कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर में देखेंगे तो हम शायद गोल्ड लोन कंपनीज को अभी भी बेस्ट मानेंगे इन द सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके अजय जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये बैंक नमस्कार वीरेंद्र जी। ब्लैंकेट कॉल नेगेटिव है क्या, या फिर कोई ऐसा बैंक भी है जिसको आप मानते हैं कि अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है? फॉर इंस्टेंस आप देखिए ना, मिड कैप बैंकिंग में फेडरल बैंक ने और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या परफॉर्मेंस दी CY 25 में। कोई ऐसा बैंक आपके रडार पे है क्या इस वक्त, या फिर इंक्लूड किया है? देखिए नाम तो नहीं देता, लेकिन हाँ हमारे पोर्टफोलियो में बैंक है। एक पीएसयू बैंक भी है उसके अंदर में जिसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। इस क्वार्टर का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है उसके अंदर में। तो ऐसा नहीं है कि ब्रॉड बेस्ड बैंकिंग पे ही इशू है। जैसे आपने बताया 2 बैंक हैं जहां पे काफी निवेश हुआ है एफआईज का, वहां पे फोकस आया है परफॉर्मेंस के ऊपर में, वहां पे हमारा निवेश है, बहुत बढ़िया कर रही है। इशू ये है वीरेंद्र जी इन बड़ी बैंकों में कि इनको अब शेयर होल्डर रिटर्न और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन का बिल्कुल ही नाता टूट चुका है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका शेयर होल्डर अगर 5 साल तक रिटर्न नहीं देखा है उसने, तो उसको अपनी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन पे कोई फर्क नहीं आता। उनके स्टॉक ऑप्शंस कॉम्पेंसेशन चलते जा रहे हैं लगातार। छोटी बैंकों में, एक पीएसयू को छोड़ दीजिए, बट छोटी बैंकों में जहां एफआई का निवेश है वहां पे अब इन्वेस्टर मैनेजमेंट का इंटरेस्ट अब एक होने जा रहा है। दोनों की कॉम्पेंसेशन तब बढ़ेगी जब आप हमको वैल्यू देंगे एज शेयर होल्डर्स। सो पी जहां जहां आ रही है बड़ी पीस, उन बैंकों में जरूर रही है मेरे हिसाब से। बिकॉज वहां पे इंटरसेक्शन हो गया है इंटरेस्ट का। शेयर प्राइस बढ़ेगी तो कॉम्पेंसेशन मिलेगी। ये बड़ी बैंकों में क्या हो गया, कॉम्पेंसेशन मिलेगी, शेयर होल्डर रिटर्न आए चाहे नहीं आए, उसको देखते हुए कैपिटल एलोकेशन करिए वहां पे जहां पे जो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है वो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट एक होगा। आप थिंक रिटर्न अच्छी आएगी वहां पे। और ये एनर्जी स्पेस में जहां पर पिछले 20 दिन से या फिर इस युद्ध के दौरान एक तांता लगा हुआ है बायस का, आप पावर स्पेस को देखिए, क्या गजब का मूव है। और आप कोल को देखिए, आप पावर में एनटीपीसी को देखिए, आप टाटा पावर को देखिए, आप अच्छे मूव हैं। इस थीम को एज ऑफ नाउ प्ले करना चाहिए क्या अजय जी? बिल्कुल वीरेंद्र जी, प्ले करना चाहिए। जो नहीं भी है उसको भी आना चाहिए इस थीम के अंदर में। चाहे आप स्टॉक लीजिए, चाहे आप ईटीएफ लीजिए, बिकॉज ये थीम समर की थीम नहीं है। ये थीम के दो अब चीजें हो गई हैं, एक्सलेट हो गई है। 3 महीने पहले ये थीम चली थी बिकॉज ऑफ द एआई, कि अगर एआई इस देश में आएगा तो पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और ये 6-7 कंपनियां ही हैं
जो इंडिया को पावर सप्लाई कर सकती हैं। अब जो थीम आ गई है वो दूसरी आ गई है कि ऑयल की प्राइस देखते हुए थर्मल पावर अब फिर से बहुत वायबल और प्रॉफिटेबल हो गया है, और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डी रिस्क करना है तो थर्मल पावर को, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन नॉर्म्स के लिए रुका पड़ा हुआ था, वो एकदम से सेटअप में अब आएगा। तो मेरे हिसाब से एआई आएगा, जरूर इसको बेनिफिट आएगा पावर सेक्टर को, और दूसरा आएगा नॉट ओनली पावर सेक्टर को, ट्रांसमिशन सेक्टर को। पावर की जो ट्रांसमिशन सेक्टर की कंपनियां हैं, उन्होंने देखा होगा आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1 साल के अंदर में, चाहे रीट ले लीजिए पावर ट्रांसमिशन का। तो पूरा एक जो सेक्टर है उसमें काफी फोकस इन्वेस्टमेंट करिए, और काफी रखना पड़ेगा, उसको रखिए आप, और चिंता मत करिए मानसून आ गया, डिमांड कम हो गई, ज्यादा हो गई, 2-3 साल का पर्सपेक्टिव रखिए। इंडिया का पावर सेक्टर जो प्राइमरली थर्मल और रिन्यूएबल है, आई थिंक अपने बेस्ट फेज पे आने वाला है। ओके, बिल्कुल। चलिए, ये बात हो गई इस एनर्जी थीम की। अच्छा जी, कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई थीम्स में शानदार मूव्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं क्या? बिल्कुल जी, एक्सचेंज भी है हमारे पास में, 2-3 ब्रोकरेजेस भी है हमारे पास में। फिर वही बात है कि फाइनेंशियल सेक्टर का डिसइंटरमीडिएशन चलते जा रहा है लगातार, और जैसे आरबीआई की पॉलिसी काफी अच्छी चल रही है, और उसको अगर छेड़ेंगे नहीं तो सेक्टर काफी बढ़िया करेगा। वेदर मार्जिन फाइनेंसिंग ले लीजिए, फ्यूचर्स ऑप्शन में अब सेबी की स्टेबिलिटी आ गई है पॉलिसी में, डिसइंटरमीडिएशन ले लीजिए, डेट का ले लीजिए, अभी शुरू हो रहा है। आपने देखा होगा एनालिसिस कि कितने कम, एक्चुअली आज भी कितने कम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, और आपने देखा होगा एनालिसिस कहता है कि लेस देन 10% जो आज जो रजिस्टर्ड हैं जो एनएससी में, वो साल में 50 ट्रेड करते हैं, लेस देन 10%, मीन 9 मिलियन के करीब लोग हैं। तो अभी तो बहुत रनवे है इन कंपनियों के अंदर में। तो कैपिटल मार्केट तो मोनोपोली है, आप स्टॉक एक्सचेंज नया एक खुल रहा है, बट 3 स्टॉक एक्सचेंज हो जाएंगे शायद दुनिया, कमोडिटी का एक ही स्टॉक एक्सचेंज है इस देश में। तो आई थिंक इसके अलावा तो बड़ा सेफ एंड साउंड प्रोडक्ट है कि मोनोपोली एक्सचेंज है, 5-6 अच्छी ग्रोथ कंपनीज हैं जो कस्टमर को इस एक्सचेंज पे लेके आती हैं। आप दोनों तरफ को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका यू कैप्चर्ड इंडिया फाइनेंशियल लैंडस्केप क्वाइट इजीली। ओके। अच्छा जी, एक स्पेस जहाँ पर अभी भी 5 लोगों से अगर मैं पूछूं 6 व्यू मिलते हैं मुझे, वो है आईटी। अब आईटी को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, खासतौर से लार्ज कैप आईटी? टीसीएस के खैर अपने अलग थोड़े से इश्यूज रहे हैं, लेकिन अदरवाइज लोअर लेवल से तो खैर हमने अच्छे मूव देखे हैं, लेकिन अभी भी ये स्टॉक्स काफ़ी पिटे हुए हैं अपने हायर लेवल से। यहाँ पर क्या व्यू रखेंगे? देखिए, आपको बताता हूँ, एक अभी कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, और उसके सीएफओ ने बड़ा प्राउडली डिक्लेयर किया कि हमने पिछले 3 साल में 88% ऑफ कैश फ्लो डिविडेंड कर दिया। उस कंपनी का आप क्या करेंगे बताइए? ये वो सेक्टर है जहां पे यूएस की कंपनियां एक साल में $650 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हमारी एक टॉप 4 कंपनी के अंदर का सीएफओ कह रहा है कि भैया हमने 88% दे दिया शेयर होल्डर को, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है पैसा लगाने के लिए। आप उस कंपनी में पैसा लगाएंगे? आपने देखा होगा जो लास्ट नाइट की डेवलपमेंट है एंथ्रोपिक की, कि जो उसने कोड निकाला है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर से वो निकाल सकता है प्रॉब्लम्स को। इंडियन कंपनीज क्या कर रही हैं? आप कहाँ निवेश करेंगे इनके साथ में, जो इनका फोकस डिविडेंड है, ग्रोथ नहीं है आपके लिए? अगर आप उनके पास खुद वो कह रही हैं, या कंपनियां कहती हैं कि हमारे पास में कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है रीडिप्लॉयमेंट ऑफ पैसे का, इसलिए हम डिविडेंड कर रहे हैं, तो हम क्यों खरीदेंगे उनके शेयर? कहाँ से ग्रोथ? वो खुद ही कह रहे हैं ग्रोथ नहीं आएगी हमारे पास में, तो फिर हमें निवेश की क्या जरूरत है? तो इशू ये नहीं है कि हमारा व्यू क्या है, इशू के कंपनी कह रही है कि हमारे पास ग्रोथ के कोई एवेन्यूज नहीं है, इसलिए हमने सब डिविडेंड कर दिया कैश फ्लोस। आपके पास ग्रोथ के एवेन्यूज नहीं है तो फिर आपसे शेयर नहीं खरीदेंगे, हम जाके यूएसई कंपनी में शेयर खरीद लेंगे। एंड इट इज वेरी सैड, इट्स एक्चुअली बताता हूँ, आई फील सैड फॉर अस एंड इंडियन, एंड इट्स अ डिसग्रेस ऑन इंडिया दैट दीज कंपनीज ने बिल्कुल ही इंडिया को पीछे कर दिया है टेक्नोलॉजी की रेस के अंदर में। इट्स अ नेशनल डिसग्रेस व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग टुडे। ओ 100% नहीं, मैं तो खैर खुद तो पैसा कभी नहीं लगाऊंगा। मैं तो खुद ये बात मानता हूँ कि बाहर की कंपनियां इनोवेट कर रही हैं, हम बायबैक या डिविडेंड दे रहे हैं। अब मैं इन्वेस्टमेंट आपको इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे वापस मेरा पैसा दे दें, उससे आप ग्रो करें। मेरा उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, खैर अलग बात है, क्या इन कंपनियों में एक अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ से भी बड़ी गिरावट का रिस्क, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का रिस्क है? देखिए, मुझे कह नहीं सकता हूँ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे, बट फ्रॉम निवेश स्टैंड पॉइंट हम देखते हैं कि उसके अंदर में कि उसका क्या फ्यूचर है इसके अंदर। और अभी भी जो लोग इन्वेस्टेड हैं,
आई थिंक वो 1 साल की बात है, कैपिटुलेशन आएगा स्टॉक के अंदर में, बेहद बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा कि आज की तारीख में बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हैं अभी भी थोड़े बहुत, और ये इंडेक्स के स्टॉक हैं दो उसके अंदर में। सो इंडेक्स के स्टॉक में तो आपको लेना ही पड़ेगा। जिस दिन ये स्टॉक इंडेक्स से बाहर आ जाते हैं, और आएंगे जरूर ये स्टॉक, उस दिन आप सही फॉल देखिएगा। आज की तारीख में इंडेक्स इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज इसमें निवेश कंपलसरी हो जाता है जितने भी इंडेक्सेस हैं। जिस दिन ये स्टॉक इंडेक्स से बाहर आ गए, फिर देखिएगा फ्री फॉल। अभी तक रुका हुआ है, फ्री फॉल आएगा जिस दिन इंडेक्स से बाहर आएंगे ये। ये फार्मा और हेल्थ केयर, इन दोनों डिविजन्स में से कुछ आपकी पिकिंग में है इस वक्त अजय जी? देखिए, हॉस्पिटल होता था, फिर बहुत एक्सपेंसिव हो गया और हम निकल गए, और अभी भी हम कहते हैं सेगमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन एंट्री पॉइंट नहीं मिल पा रहा हमको। इतना महंगा स्टॉक्स हैं, इतने महंगी पीस पे, ग्रोथ उनकी इतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी, तो मुश्किल हो रहा है। हेल्थ केयर में हमारा था इन्वेस्ट, निकल गया है, बट वेट कर रहे हैं कभी कोई टाइम मिलेगा तो हम उसको डालेंगे पैसे को। और दूसरी बात हेल्थ केयर में रही, हेल्थ केयर की सर्विसेज में इंडियन फार्मा कंपनीज तो काफी मतलब ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। पिछले 2-4 सीडीएमओज हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सीडीएमओज हैं उसमें हमारा 1-2 में निवेश है, बाकी में तो कोई पूरे सेक्टर में आई थिंक कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बिकॉज जो ओवरसीज से उनका नुकसान हो रहा है, इंडिया में थोड़ा बढ़ रहा है। बट स्टोरी वही है उसके अंदर में, इनोवेशन में हम लोग नहीं है, तो जेनेरिक्स के अंदर में थे हम लोग, बायोसिमिलर में कुछ होगा तो होगा। तो रिटर्न अगर लेनी है आपको, तो काफी अदर सेगमेंट्स हैं जो फार्मा के अलावा, सिर्फ फोकस करिए सीडीएमओ पे, शायद दे देगा। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, लेकिन महंगा है, शायद महंगा ही रहेगा, पता नहीं। ओके, चलिए, शुक्रिया अजय जी बहुत बहुत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज जी, हैव अ गुड डे। यू टू, थैंक यू। अब बात